people of Tamil Nadu have made up their mind to defeat the forces of corruption, anti-development. He should remember is that BJP will never come to power there. He can go back the same way as he has come. बीजेपी सरकार के प्रयासों के वजह से ही आज पूरे केरला में के रेल नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन दक्षिण पर मिशन साउथ पर निकल चुके हैं। चुनावी राज्य केरल और तमिलनाडु के अपने दौरे में पीएम मोदी ने न सिर्फ करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी, दोनों ही राज्यों से चुनावी शंखनाद करते हुए विपक्ष पर जिस तरीके से हमला बोला, उसने ये साफ कर दिया कि बीजेपी अब दक्षिण में केवल उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नहीं है, बल्कि निर्णायक जीत के लिए मैदान में उतर चुकी है। केरल और तमिलनाडु में पीएम मोदी ने इसकी मुनादी कर दी है और तिरुवनंतपुरम की धरती से तिरुवनंतपुरम की सियासी जंग को याद किया। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए समय के पहिए को 1987 की तरफ मोड़ दिया और ये याद दिलाया कि कैसे अहमदाबाद नगर निगम की एक छोटी सी जीत ने गुजरात में बीजेपी के विशाल साम्राज्य की नींव रखी थी और यही जीत पूरे राज्य की बुनियाद भी बनी, जीत की बुनियाद बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी को मिला सेवा का अवसर विकसित केरल बनाने के संकल्प की जीत है। अब केरल के बाद पीएम मोदी एक और चुनावी राज्य यानी कि तमिलनाडु गए। तमिलनाडु की दहलीज पर कदम रखते ही पीएम मोदी का अंदाज पूरी तरीके से बदल गया। तमिलनाडु में उन्होंने द्रविड़ राजनीति के गढ़ में सेंध लगाने के लिए विकास के साथ साथ तमिल संस्कृति और गौरव को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। चुनावी शंखनाद के साथ उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि तमिलनाडु के लिए दिल्ली की राह अब दूर नहीं है। अब इस दौरे से यह तो साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण भारत में अपनी राजनीतिक पकड़ को बढ़ाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इन दावों को नकार रही है। उनका कहना है कि केरल की जनता कभी ध्रुवीकरण करने की राजनीति करने वालों का साथ नहीं देगी। दावे अपनी जगह है, लेकिन जनता जनार्दन का मूड क्या है, आज दहाड़ में तमाम एक्सपर्ट पैनल के साथ करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले दक्षिण में पीएम मोदी की दहाड़ आज की दहाड़ में सुनिए। आपको कांग्रेस से भी सावधान करने आया हूं। कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस आज माओवादियों से ज्यादा कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग से भी ज्यादा कम्युनल हो गई है। इसलिए देश में आज कांग्रेस को एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस कहा जा रहा है। इसलिए आपको कांग्रेस से भी बहुत सतर्क रहना है। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की जीत साधारण नहीं है, यह ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। तिरुवनंतपुरम ने केरला में बीजेपी सरकार की नींव डाल दी है, बीजेपी को सेवा करने का अवसर दिया। इसकी गूंज केरल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये गुड गवर्नेंस के लिए काम करने वाली पार्टी की जीत है। ये जीत विकसित केरला बनाने के संकल्प की जीत है और ये जीत
एलडीएफ और यूडीएफ के करप्शन से केरला को मुक्त करने के कमिटमेंट की जीत है। आपने डीएमके को 2 बार क्लियर मैंडेट दिया, लेकिन इन्होंने तमिलनाडु की जनता का भरोसा तोड़ा। डीएमके ने वादे ढेर सारे किए, लेकिन काम 0 रहा। डीएमके सरकार को अब लोग सीएमसी सरकार कह रहे हैं। सीएमसी सरकार यानी करप्शन, माफिया और क्राइम को बढ़ावा देने वाली सरकार। तो आइए आज की दहाड़ शुरू करने से पहले आपके सामने रख देती हूं सवाल। आज पहला सवाल रहेगा दहाड़ में, मिशन साउथ का आगाज, बदलेगा सियासी मिजाज। अहमदाबाद वाला मंत्र, बदलेगा केरल का तंत्र। मिशन पर प्रधानमंत्री मोदी, दक्षिण में द्वार खोलेगी बीजेपी। दक्षिण का द्वार, किसके कितने आसार। बीजेपी का मिशन साउथ, विपक्ष को डाउट। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी, कांग्रेस के प्रवक्ता यश श्रीवास्तव अब से थोड़ी देर बाद चर्चा में मौजूद होंगे। ऋषि मिश्रा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सौरभ दुबे जी चर्चा में इस वक्त मौजूद हैं और रंजन सिंह जी प्रवक्ता एलजेपीआर के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए दहाड़ की चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुभेंदु शेखर अवस्थी आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं और लगातार आपने कमल भी खिलाया। लेकिन मिशन साउथ की बात करते करते दक्षिण की जमीन पर, जो बीजेपी के लिए पथरीली जमीन है, वहां पर कमल खिलाने का ब्लूप्रिंट क्या है? क्या मोदी ब्रांड के साथ, क्षेत्रीय दलों के सहारे या विकास के नाम पर बीजेपी आगे कैसे बढ़ रही है मिशन साउथ के लिए? पूर्णिमा जी, ये बात सही है कि हम साउथ में कमजोर हैं और उस साउथ में कमजोर होने के कारण हमने वहां पर अपने संगठन को बढ़ाया है कुछ वर्षों में, और हमने उस संगठन को बढ़ाने के लिए सेवा को और जो देश में विकास हो रहा है दोनों को साथ में रखकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हम एक और बताते हैं कि हम जो राजनीति में है वो सेवा ही हमारा सबसे ऊपर धर्म है, और दूसरा, इस देश को यदि हम 2047 में विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो उसमें तमिलनाडु और केरला पीछे ना रह जाए, इसलिए यहां पर भी हमारी सरकारें चाहिए। जिस तरीके से मोदी जी ने कहा आज कि जिस तरीके से अहमदाबाद के हमने एक मेयर बनाकर पूरे गुजरात पे कंट्रोल किया था, इसी तरीके से तिरुवनंतपुरम के अंदर हमारा मेयर बना है और वहां पर जनता ने हमारी विचारधारा पर, देखिए लड़ाई विचारधारा की थी केरला में, विचारधारा को माना है और जिस तरीके से हमको बहुत अच्छे संख्या में जिताया है, बहुत अच्छी तरीके से जिताया है, तो मेरा मानना है कि दक्षिण में भी कमल खिलने के लिए आगाज कर रहा है और आने वाले समय में देखिएगा कि दक्षिण में भी ठीक है। लेकिन बातों से ज्यादा अवस्थी साहब, देखिए आंकड़े बहुत मायने रखते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगी कि भाई साउथ में आप किस आधार पर कहते हैं? प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद का जिक्र कर दिया, वो सीधे 1987 पहुंचे, लेकिन हम जानते हैं कि साउथ की संरचना अलग है, वहां के मुद्दे बहुत अलग हैं और बीते कुछ समय में आपका वोटर परसेंटेज बढ़ा, सीटें ना बढ़ी हो लेकिन वोटर परसेंटेज जरूर बढ़ा है। लेकिन उसके बावजूद सर, स्थानीय चेहरा बीजेपी के पास अपना कोई नहीं है। पीयूष गोयल के तमाम दौरे ये बताते हैं कि आप विस्तार की तरफ बढ़ना चाहते हैं, छोटे छोटे दलों को साथ में मिलाना चाहते हैं। एक्टर विजय की पार्टी की बात करूं, अंदर खाने, उसको लेकर भी बातचीत चल रही है, लेकिन ठोस क्या है, आधार क्या है? पूर्णिमा जी, हमने 14 से लेके 24 तक, 25 तक इनफैक्ट हमने 6% से 22% तक लेके गए हैं। तो जो विचारधारा 10 सालों में 6% से 22%, 23% पहुंच सकती है केरला के अंदर, हमको अब बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमने अपना बीज बो दिया है भारतीय जनता पार्टी का। अब वो उसको एक अच्छा, जैसे आपने अभी बताया कि
हमारे केरल के आंकड़े थोड़ा सा मैं ठीक करूंगी अवस्थी साहब, मात्र अभी 15% 2019 के लोकसभा के चुनावों में थे। 15%। 24 का 21% है, आप देख लीजिए। ठीक है, मैं 24 का बता रहा हूँ, लेटेस्ट बता रहा हूँ। हाँ। 15% था, हाँ। और 6% से चालू किया था हमने। ठीक है, करेक्ट। तो मैं पूर्णिमा जी वही कह रहा हूँ कि ऐसी स्थिति में जब हमारा देश आगे बढ़ रहा है और देश के अंदर एक बहुत बड़ा हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो साउथ में काम कर रहा है, और दूसरी ओर जो कांग्रेस है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, खत्म होने के कगार पे है, और तो देश को कोई एक बड़ा ऐसा नेता नहीं मिल रहा विपक्ष में जो ये कहे कि हम विपक्ष की डोर संभाल सकते हैं। ऐसे समय पर पूरा देश भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को देख रहा है, जिससे कि उनके राज्यों में भी विकास हो सके और विकसित भारत में वो भी चल पड़े। ठीक है, हमारे साथ यश श्रीवास्तव भी जुड़ गए। छोटी सी लाइन बता के बोलेगा बस। मैं ये पूर्णिमा जी कहूंगा कि एक घर में एक रोटी जल गई, तो लोगों ने पूछा खानसामा से कि भाई रोटी क्यों जली, तो उसने कहा कि ये जो गैस है जिसमें चूल्हा है ये ठीक नहीं है, इसको बदल दीजिए। तो चूल्हा बदला गया, फिर भी रोटी जली, तो फिर तवा बदलवाया उसने, फिर पानी और आटा भी बदलवाया, पर बाद में पता चला कि उसमें तो सब चीजें ठीक थी, पर खानसामा ही को रोटी बनानी नहीं आती थी। यही कांग्रेस की स्थिति है। कांग्रेस के पास नेतृत्व ही नहीं है, और राहुल गांधी के रहते हुए कांग्रेस को दिन प्रतिदिन हारना ही है। लगातार इतने चुनाव हार चुके हैं वो, हमको लगता नहीं है कि वो कांग्रेस अब विपक्ष की भूमिका को राहुल गांधी जी आगे बढ़ा सकेंगे। ठीक है, यश श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यश, आपका भी मैं स्वागत करती हूं। ध्रुवीकरण के आरोप आज आपने लगा दिए, कह दिए कि भाई नहीं चलती साउथ में ध्रुवीकरण की राजनीति, पोलराइजेशन नहीं होता, इसको लेकर मत जाइए। ये तो हो गई बीजेपी की बात, बीजेपी के ऊपर आपकी तरफ से किए गए कटाक्ष या सवाल। लेकिन कांग्रेस की अपनी स्थिति, क्षेत्रीय दल पर निर्भरता, और ओवरऑल पूरे देश के अंदर जो क्षेत्रीय दलों पर आपकी निर्भरता है, इंडिविजुअली कांग्रेस का ब्लूप्रिंट साउथ में अपनी पार्टी को मजबूत स्थिति में बरकरार रखने के लिए क्या है? पूर्णिमा जी, पहली बात तो यह है कि क्षेत्रीय दलों पर निर्भरता नहीं है, वो क्षेत्रीय दलों के साथ सिंक है। उसको सहयोग, संगठन जो भी कह लीजिए। हम क्षेत्रीय दलों को खाने के चक्कर में नहीं रहते कि नीतीश कुमार जी को जोड़ें, फिर उन्हीं के विधायक तोड़ के अपने पास मिलाने लगे तो नीतीश कुमार जी दूसरी पार्टी में जाएं और थोड़े दिन बाद फिर उनकी कोई फाइल पकड़ने आ जाए तो फिर हमारे साथ आ जाएं। ये हम नहीं करते। दक्षिण भारत में अब जैसे आज अभी खबर भी आई है कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ ट्रेनों का उद्घाटन किया है, मुझे वो कम लगता है। मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री जी को हर डब्बे का उद्घाटन करना चाहिए, और कम से कम 2 कंपार्टमेंट में उनकी और बाबा रामदेव की रेस भी होनी चाहिए कि टॉप बर्थ पे कौन पहले पहुंचता है, जिसमें वो ही जीते हैं, बाबा रामदेव को। इसके बिना बीजेपी का शो मुझे अधूरा लगता है। तो दक्षिण भारत का ऐसा है कि आप हर चीज को केवल चुनाव जीतने के गणित में सीमित करके नहीं देख सकते, इसलिए बीजेपी हर बार हार जाती है। दक्षिण भारत में वादे पूरे भी करने पड़ते हैं, जैसे कि तेलंगाना और कर्नाटक में हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है अभी तक का, वो बीजेपी के किसी भी स्टेट से ज्यादा अच्छा है। तेलंगाना में हमने अभी रोजगार दिए हैं, कर्नाटक में हमने तमाम सुविधाएं पूरी की हैं, महिलाओं को जो हमने वादे किए थे वो पूरे किए हैं, तो केरला में भी वही देखा जाएगा। अब क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर हो या कांग्रेस पार्टी अपने दम पर सरकार बनाए, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि केरला को एक ऐसी सरकार जरूर मिलेगी जो उनके लिए काम करे। एक आदमी की फोटोबाजी के लिए और इधर उधर के जुमले, झूठ, बेकार के वादे जो पूरे नहीं होते, ये सब करने वाली सरकार केरला में नहीं बनी। और अगर कांग्रेस ये सब नहीं करती तो मात्र 2% का डिफरेंस विधानसभा चुनावों में वोट परसेंट का क्यों रह जाता? फिर आप भी छलांग लगा लेते। अगर ये सिर्फ इनका शो है जो कांग्रेस को नहीं पसंद या यश श्रीवास्तव को नहीं पसंद, तो कांग्रेस का अपना क्या शो है कि महज 2% का डिफरेंस रहता है वोट परसेंटेज में दोनों पार्टियों के बीच में? नहीं, देखिए, वोट परसेंट का डिफरेंस तो बहुत सारी जगहों पर रहता है। हाँ। और सबके मापदंड, सबके पैमाने उसके अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से देखे जाते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि चाहे कांग्रेस बीजेपी को नहीं पसंद, जैसा कि अभी, और बड़ी मजेदार बात कही शुभेंदु जी ने, उन्होंने कह दिया कि भाई विपक्ष के लिए नेता नहीं है
और देश मोदी जी की तरफ देख रहा है, तो अब इसका मतलब क्या निकाला जाए, ये शुभेंदु जी को बताते बताते शायद फिर से उनकी तबीयत बिगड़ने लगेगी, इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि केरला में या कहीं भी पूरे दक्षिण भारत में सरकारें वादा पूरे करने के लिए भी चुनी जाती हैं। दक्षिण भारत में आप ये नहीं कर पा रहे हैं जो आपने उत्तर भारत में किसी तरह कर लिया, अब चाहे आपकी चोरी चल गई या जो भी चल गया, आपके झूठे वादे चल गए जो हर राज्य में लगातार एक के बाद एक आप रिट्रैक्ट कर लेते हैं। हर जगह आप महिलाओं की योजना लाते हैं और चुनाव जीतने के महीने 2 महीने बाद खींच लेते हैं। तो ये सब नौटंकी दक्षिण में नहीं चल पा रही एक लंबे समय से। दक्षिण में क्या चलता है रंजन सिंह साहब? फिर दक्षिण में क्या चलता है? दक्षिण में चलता है सनातन पर प्रहार, हिंदी भाषियों पर हमला, आपकी द्रविड़ पॉलिटिक्स, सीधे सीधे उत्तर भारतीयों पर सवाल उठाना, उनकी पोशाक, उनके रहन सहन, उनके कपड़ों पर, उनके रहने के तरीके पर। तो फिर अगर दक्षिण में यही चलता है तो फिर तो बात ही नहीं है, फिर तो सब कुछ खत्म हो गया, फिर तो जरूरत ही नहीं है इनको केंद्र का कोई भी विकास हो फिर दक्षिण में उसकी तो फिर जरूरत ही नहीं, क्योंकि चलता तो ये सब कुछ है। फिर रंजन जी कहाँ चलता है पूर्णिमा जी? नहीं बताएंगे, रंजन जी बताएंगे ना, रंजन जी बताएंगे। आपकी साथी पार्टी डीएमके क्या करती है उसको दोहराना होगा क्या? नहीं, गुड इवनिंग पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग पैनलिस्ट को भी गुड इवनिंग। हाँ, ये पूर्णिमा जी देखिए जिस तरीके का केरला इन्होंने एलडीएफ यूडीएफ के जुगलबंदी ने बनाया है 1956 से लेकर आज तक, आप देखे होंगे कि 100% जहां साक्षरता दर हो वहां पर 42% की बेरोजगारी दर, ये अपने आप में सोचने पर विषय करता है कि ये पलायन देश में अगर कहीं मुद्दा रहा है तो केरला में नंबर 1 पर अभी है आज के डेट में बेरोजगारी। आज जो स्थिति देश की बनी हुई है उसके हिसाब से केरला कहीं पीछे छूट रहा है। हमारे एनडीए का जो सोच है, ईस्ट हो या वेस्ट, जो जनता जानती है कि एनडीए इज वेस्ट, और साउथ हो या नॉर्थ एनडीए है हमारे हमेशा फर्स्ट। इस नारा के साथ पूरे भारत को हम लोग एक परिवार मान रहे हैं। हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार जब मानते हैं तो हमारे लिए साउथ और नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट नहीं रह जाता, पूरा भारत एक समान होता है। इनकी मंशा पर जरा ध्यान दीजिएगा पूर्णिमा जी, कुछ आंकड़े के सहारे इनके चरित्र चित्रण मैं कर देता हूँ। जब यूपीए की सरकार थी तो 46,300 करोड़ के आसपास में कर का आवंटन ये राज्यों को देते थे जो केरल गवर्नमेंट को दिया था। और आज के डेट में पिछले 10 साल में मोदी गवर्नमेंट ने 1,50,000 करोड़ कर का आवंटन दिया है, जो जीएसटी के नाम पर ये लोग हमेशा विलाप करते रहे हैं संसद भवन में, आपने देखा हो। और तो और आर्थिक पैकेज के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो इन्होंने अपने सरकार में रहते हुए लगभग 25,500 करोड़ रुपए का इन्होंने अनुदान दिया था विशेष पैकेज, जो हमारी सरकार ने पिछले 10 साल में लगभग 1,43,000 करोड़ रुपए हमने दिए हैं। ठीक है, तो अब जरा बताइए कि जहां पर हमारी सरकार नहीं दी है वहां पर इतने दिनों से एलडीएफ यूडीएफ की जुगलबंदी चल रही है। क्या हमने क्या जस्टिफाई नहीं किया है केरल के साथ? केरल को हमने पिछले 10 साल में जो दे दिया, इन्होंने पिछले 55 साल में नहीं दिया है। ये आंकड़े हैं, आप देख सकते हैं, कहीं भी देख लीजिए। इनका जो सौतेला व्यवहार है ये ऐसा ही करेंगे। ईस्ट को वेस्ट से लड़ा देंगे, नॉर्थ को साउथ से लड़ा देंगे, कभी उत्तर भारतीयों पर टिप्पणी साउथ से के लोगों से करा देंगे, कभी वहां से कह देंगे कि बिहारी डीएनए में समस्या है, कहीं महिलाओं पे कभी हमला कर देंगे। तो इनका ये चरित्र चित्रण होता रहता। कल भी आपके शो में जिस तरीके से महिलाओं के बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला वो आपको पता है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि 100% साक्षरता दर वाले राज्य आज विकास के दर में पिछड़ा गया। आज क्या ऐसी चीज है जो आर्थिक आजादी को ढूंढ रही है वो प्रदेश? ठीक है बड़ा दुख होता है। बिल्कुल ठीक बात है सर, लेकिन जो सवाल मैंने पहले पूछा था कि स्थानीय चेहरा, स्थानीय मजबूती, उसमें फिर गठबंधन के फेर में इंडिया पूरे के पूरे साउथ में है, फिर चाहे वो आपका AIMDMK हो या PMK हो या फिर तमिल महिला कांग्रेस हो या फिर AMMK हो या फिर अभी जो बातचीत चल रही है एक्टिव विजय की बात, तो बेसिकली आप भी तो कहीं ना कहीं वहां की क्षेत्रीय पार्टियां। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सौरभ जी, ऋषि जी मैं आपके पास आती हूँ, मैं आपका काउंटर लूंगी यश जरा, लेकिन सबसे बड़ी बात
यह है कि दक्षिण भारत की जो पॉलिटिक्स है वो पहचान और विचारधारा पर चलती है, ये हमने लंबे समय से देखा है। जाहिर है कि मोदी का करिश्मा उत्तर भारत में पूरा दिखा है, ये दक्षिण में कैसे दिखेगा, ऐसा क्या होगा कि उनकी फेस वैल्यू, उनकी ब्रांड वैल्यू वहां पर चुनावी जीत के तौर पर बढ़ेगी, क्योंकि अभी इनका वोट शेयर तो बढ़ा लेकिन सीटें नहीं बढ़ी। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा क्या करना होगा एनडीए को या दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज को कि वो अपनी अपनी मजबूती को बरकरार रख सके? देखिए पूर्णिमा जी, पिछले 30 वर्षों में अगर देखें भारतीय जनता पार्टी, जब से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और उसके बाद से वो काम कर रही है, तो आज जिस प्रकार से उसको प्रचंड बहुमत मिला है और लगातार पिछले 10 वर्षों से हमने देखा है कि वो प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में है। कई राज्यों में बहुत बड़े प्रचंड बहुमत के साथ उनकी सत्ता है। महाराष्ट्र में तो देखा हमने किस प्रकार से लहर चली, हरियाणा में देखा कि किस प्रकार से चली, यूपी का हाल हम जानते ही हैं। साउथ में जहां तक साउथ की बात है, देखिए तो साउथ के अंदर वहां की राजनीति जो है वो थोड़ी सी अलग है। अगर आप वहां पर दक्षिण भारत में जो है तमिलनाडु की बात करेंगी, अगर आप जो है केरला की बात करेंगी, तो वहां पर थोड़ी थोड़ी जो है विभिन्नताएं हैं। देखिए तमिल का अलग मामला है, वहां पर तेलुगु का अलग मामला है और वहां पर मलयाली का अलग मामला है। लेकिन जो भाजपा की राजनीति है वहां पर, वो मुझे लगता है कि वो वहां पर विकास की राजनीति के माध्यम से जो जमीन अपनी मजबूत करने की कोशिश लगातार कर रही है और उसमें मजबूत होती हुई दिख रही है। देखिए मैं केरला की स्थिति आपको बताता हूं। केरला की स्थिति ऐसी है कि जब आप कोच्चि एयरपोर्ट से उतरते हैं और कोच्चि एयरपोर्ट से उतरने के बाद जब आप जो है त्रिचूर जाते हैं और त्रिचूर से गुरुवायूर टेम्पल, वो सीधा रास्ता ही है, तो उसके बीच का जो लगातार वहां की जो लोकल लोग हैं, मैंने काफी संवाद किया है, केरला में रहा हूं मैं वहां पर, वहां के लोगों की जो मांगे थी कि उनके बीच में एक हाईवे नहीं है, उनके पास जो है सड़कें अच्छी नहीं है, उनके पास वहां पर व्यवस्था जो है वो ट्रेन की नहीं है, जो कि वहां से सीधी ट्रेन जो है वो केरला के मेन स्टेशन तक जाती है, वहां पर कोचीन तक। तो कोचीन से जो त्रिचूर तक का रास्ता था, मैं अभी पिछली बार गया, बहुत अच्छा विकास काम हो रहा है और बड़े पैमाने पर वहां पर हाईवे बन रहा है। उसके आगे आप बढ़िए गुरुवायूर टेम्पल, जो आप एक समीकरण कह रही थी कि वहां पर जो है किसी प्रकार से जो है हिंदू की बात नहीं हो सकती है और तमाम लोगों की बात हो सकती है। मैं केरला के अंदर बहुत अच्छे से आपको बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं कि वहां की जो स्थिति है, वहां के जो हिंदू हैं, वो चूंकि आपने बंगाल की जैसी राजनीति देखी है, ठीक राजनीति वही से केरला में है। तो जो लेफ्ट कमेंसी फायदेमंद है, लेफ्ट के जो लोग हैं वहां पर उसी प्रकार से प्रताड़ित करने का काम करते हैं जो हिंदू हैं और जो अन्य तमाम लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करते हैं। जिस प्रकार से बंगाल के अंदर गुरुवायूर टेम्पल से अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगी, जो रास्ता जो है कोझिकोड होते हुए कन्नूर जा रहा है, अगर वहां पर आप देखेंगे विकास कार्य जो केंद्र सरकार कर रहा है, जिसके अंदर हस्तक्षेप किया गया केरला के मुख्यमंत्री द्वारा कि वहां पर विकास कार्य केंद्र के माध्यम से जो हो रहे हैं उसको रोक दिया जाए। लोग वहां के आते हैं, लगातार मिलते हैं आज केंद्र में और अपने वादे जो किए हुए हैं उसको पूरा उनको केंद्र सरकार करके देती है, तो लोग वहां के खुश हैं। इसीलिए जो हमने देखा कि इस बार उनको एक अच्छी सुगबुगाहट मिली, एक अच्छी जीत मिली, वो कहीं ना कहीं केरला में बीजेपी के लिए लोगों का बड़ा आशीर्वाद है। दूसरा, वहां के प्रदेश अध्यक्ष देखिए, आप कह रही है वहां पर नेता नहीं है, केंद्रीय मंत्री थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनको वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बना करके भेजा गया। वहां पर कई नेता हैं, शोभा राजे भी हैं जिनको जानता हूं मैं, और ये जो अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष का काम इतना बढ़िया वहां पर चल रहा है संगठन को लेकर के कि आज वहां पर नेताओं की भरमार है। आज भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और उसका जो विकास का काम है उसको देख करके दक्षिण भारत में लोगों के जुड़ने की लगातार सिलसिला प्रक्रिया वो बढ़ती जा रही है। पीयूष गोयल ने उसके संकेत दिए कि एनडीए को विस्तार पीयूष गोयल हैं, इसके पहले प्रकाश जावड़ेकर भी रहे वहां पर प्रभारी रहे, दौरे लगातार हो रहे हैं। लेकिन ये भी एक बात सच है कि एआईएडीएमके जयललिता की पार्टी के सारे कहीं ना कहीं जो बाकी क्षेत्रीय दल है उनको जोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है। भले ही जो आपने नाम लिया वो उनका चेहरा है या नहीं है, लेकिन मजबूती इनके बगैर अधूरी है। देखिए अन्ना मलाई, तमिलनाडु में अन्ना मलाई भी आपने फिर उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ा मजबूत चेहरा। लोकसभा चुनावों के बाद आप याद करिए अन्ना मलाई। नहीं देखिए ऐसा होता है भाई, चेहरे के तौर पर तब अन्ना मलाई थे, प्रोजेक्टेड थे पूरी तरीके से, लेकिन जैसी मजबूती की उम्मीद थी वैसी उम्मीद नहीं मिली। लेकिन ऋषि मिश्रा जी, अब बात यह है कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते, तर्क ये दिया जाता है कि भाई पहले दरवाजे बंद थे, अब दस्तक को सुना जा रहा है। इस पर ऑपोजिशन कह देता है कि सुनना और सत्ता देना दोनों ये अलग अलग बातें, ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ एक शोर है। अगर इसको सिर्फ और सिर्फ एक शोर के तौर पर देखा जाए तो विपक्ष की असहजता इतनी खुलकर सामने क्यों आ रही है?
देखिए, प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े नेता हैं, और जब प्रधानमंत्री मतलब किसी पार्टी या किसी सत्तासीन गठबंधन पे हमला बोलते हैं तो सवाल तो उठता ही है। देखिए, जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उसमें यदि आसाम को छोड़ दे तो चारों राज्य जो है, चाहे वो केरला हो, तमिलनाडु हो, पुडुचेरी हो या पश्चिम बंगाल हो, बीजेपी के लिए चैलेंज है। आसाम में भी वो आसान नहीं है जितना मीडिया में दिखाया जा रहा है। खासकर यदि केरल तमिलनाडु की बात करें जहाँ प्रधानमंत्री गए हैं। केरला में देखिए, केरला में 2 वर्ग में वहाँ की राजनीति बटी हुई है, एलडीएफ यूडीएफ। एलडीएफ जहाँ जो है पिछड़ी जातियों की पे जबरदस्त पकड़ है, चाहे वो नायर समाज हो या एजवा समाज हो, जिस एजवा समाज से मुख्यमंत्री आते हैं। दूसरी तरफ यदि यूडीएफ के देखें तो ईसाई और जो मुस्लिम कॉम्बिनेशन है उस पे मतलब यूडीएफ का पकड़ है, जो करीब करीब 45-46% का चंक है, उसको तोड़ना बड़ा आसान नहीं लगता है। बीजेपी बिल्कुल नायर समुदाय को कुछ मुद्दे उठाकर, चाहे साबरमती एक मंदिर का जो मुद्दा था उसको उठा के नायर समाज को अटैक करने का जरूर प्रयास किया। आपने देखा कि वहाँ की राजधानी में बीजेपी पहली बार अपना मेयर वहाँ पे स्थापित की है। लेकिन जो वहाँ का जो सेंटीमेंट है सॉरी तबीयत मेरा थोड़ा खराब है, वहाँ का जो सेंटीमेंट है उसको बीजेपी का जो यूएसपी रहा है, हिंदू मुस्लिम या मंदिर मस्जिद का जो ताना बाना है, उसमें वहाँ फिट नहीं बैठती है। जहाँ तक तमिलनाडु की बात है तो AIDMK जो है इनको मात्र 30 से 35 सीट ऑफर कर रही है। तो उस स्थिति में अपने आप को बीजेपी कहाँ देखती है, तब जब आप गोल्डन एरा में है। बिल्कुल सही बात है, जहाँ बीजेपी के नाम मात्र के विधायक थे वहां बीजेपी आज सत्तासीन है। लेकिन यदि साउथ की तरफ देखते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को निराशा लगता है तब जब आपके पास नरेंद्र मोदी जैसा लोकप्रिय चेहरा, अमित शाह जैसे कुशल संगठन करता है, RSS जैसे बड़े संगठन का आपके पीछे आशीर्वाद है। फिर भी आप साउथ में, क्योंकि देखिए आपने मेन जो सवाल किया शायद बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता इसका जवाब देंगे, जो रीजनल फेस है जिसपे काम करना चाहिए उनको, वो काम उन्होंने नहीं किया है। अन्नामलाई बहुत लोकप्रिय चेहरा थे, आप क्यों हटा दिए? आप अन्नामलाई का नाम आपने लिया, आपको क्यों हटा दिया? बंगाल में ही देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी को आप प्रमोट कर रहे हैं। पुराने बीजेपी के जो नेता है शुभेंदु अधिकारी से खार खाए बैठे हुए। जब तक आपको ओल्ड बंगाली वोट आपके तरफ नहीं आएंगे, ओल्ड बंगाली हिंदू नहीं आएंगे, तब तक आप ममता बनर्जी को नहीं हरा सकते। तो 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं पूर्णिमा जी, वो बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है। इसमें कितना सफलता चुनौतीपूर्ण आप इसे देखते हैं, लेकिन एक बूस्टिंग फैक्टर जो 6 से 33% वोट शेयर के साथ बीजेपी साउथ में गई है, और उसके साथ बाकी क्षेत्रीय दलों का साथ और एक ब्लूप्रिंट विकास का जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया, उसके साथ बीजेपी अपनी मजबूत स्थिति को आने वाले चुनावों में देख रही है। बीच में जब मैंने ब्रांड मोदी की बात की तो आपके चेहरे पर एक वो कटाक्ष वाली मुस्कुराहट थी। फिर सौरभ जी ने कुछ बातों का जिक्र किया तो आपकी वो ऑब्वियस कटाक्ष वाली मुस्कान तो थी ही। लेकिन क्या ये कटाक्ष वाली मुस्कान तब निकलेगी जब तमिलनाडु में डीएमके के साथ अलाइन होते हुए दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टीज के साथ आपकी खींचतान बीजेपी के लिए स्पेस को बढ़ा देगी? तो दूसरे की कमियां तो जितनी देखनी है देखिए, लेकिन बार बार कांग्रेस पर यह सवाल उठता है कि तमाम राज्यों को हारने के बावजूद आप अपने चेहरे पर, पार्टी के चेहरे पर, आप अपनी पार्टी की मजबूती पर आत्ममंथन करते हुए क्यों नहीं नजर आते? पूर्णिमा जी, हर पार्टी अपने हर नतीजे के बाद आत्ममंथन जरूर करती है, हम भी करते हैं। और हमने ना सिर्फ अपने अंदर मंथन किया बल्कि देश में जो चुनाव और चुनाव के बाद राज्यों की या किसी भी जगह की स्थिति होती है उस पर भी मंथन किया। तो आप जिसे कटाक्ष कह रही हैं वो यथार्थ है। अब आपने हेडलाइन सुनाई है, अब प्रधानमंत्री जी के जॉब डिस्क्रिप्शन में मेरे ख्याल से फिलहाल सिवाय उद्घाटन और कांग्रेस को कोसने के कुछ भी नहीं लिखा है। अच्छा। जिन प्रधानमंत्री के वर्चस्व की बात होती रहती है वो प्रधानमंत्री ना तो ट्रंप के सामने कुछ बोल पाते ना किसी और विदेशी नेता के सामने, वो सिर्फ माइक पे अपने मीडिया के सामने बोल पाते हैं। साउथ में कांग्रेस को वोट थोड़े ही देंगे साहब, नहीं चाहिए उनका वोट। तो नहीं आएंगे ना, लेकिन तो कैसे आएंगे? मैं तो ये पूछ रही हूँ, कैसे आएंगे? हो सकता है कि यश जिसे यथार्थ के तौर पर देखते हो और आत्ममंथन करके आपके चुनावी नतीजे के बाद क्या निकलता है, अरे चुनाव आयोग तो बिक गया है,
सारी की सारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहां पर लैग कर रही है ग्राउंड पर? सारी मेहनत कर रही है जितनी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, सिमटती जा रही है, तो क्यों सिमटती जा रही है? मंथन का नतीजा तो ऐसा भी कुछ निकलना चाहिए ना कि आप अमेरिका, ट्रंप, रशिया, ईरान, इजराइल, पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेंगे लेकिन अपनी पार्टी पर नहीं सोचेंगे। अपनी पार्टी पर ही सोच रहा हूँ। देखिए, जुलाई में 2024 में वायनाड में भयानक स्थिति बन गई थी, लैंडस्लाइड, फ्लड्स, बहुत कुछ हुआ था। दिसंबर 2024 में प्रियंका गांधी जी के साथ बहुत सारे सांसदों ने ये संसद में विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि फ्लड रिलीफ का पैसा केरला को नहीं पहुंचा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैठ के विश्लेषक विकास की राजनीति की बात कर रहे हैं, तो हम मुस्कुराए नहीं तो और क्या करें? मैं आपको क्या गलत कह रहा हूं यदि मैं कहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री आज की तारीख में सब काम छोड़ के सिर्फ उद्घाटन और कांग्रेस को कोसना, ये दो काम करते हैं। और जिस विकास की बात हो रही है उसके दो उदाहरण पर भी ध्यान हेडलाइंस में दिख गए। पूर्णिमा जी, शशि थरूर जी दिल्ली ने में नहीं जाएंगे तमाम जगहों पर बीजेपी के मीटिंग में तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस के लिए क्या कह रहे हैं शशि दिल्ली थरूर, में वो भी तमाम भाई को तरह सुनना से चाहिए। बीजेपी की जीत के बाद युवकों के शव नाले में मिल रहे हैं। बंबई में बीएमसी जीतने के बाद पता नहीं उसको सीधे सीधे चुनाव से तो नहीं जोड़ेंगे, लेकिन वो आपराधिक मानसिकता कहां पहुंच गई है कि इंसान तो इंसान, कुत्ते भी सेफ नहीं है। साउथ की बात करते हैं, साउथ की ही बात करते हैं। चलिए साउथ की बात कर लेते हैं। तो बताइए ना, वायनाड के फ्लड रिलीफ का पैसा क्यों नहीं दिया बीजेपी? मोदी जी को सिर्फ भाषण देते टाइम याद आता है। क्या माने इसको हम? वायनाड फ्लड रिलीफ का पैसा नहीं दिया, कर्नाटक का पैसा नहीं दिया, तमिलनाडु का पैसा नहीं दिया। हर साल एरियर्स के लिए झगड़ा होता है कि क्यों होता है। अब चुनाव आया है तो अब इनको फिर याद आ गया। तो मैं क्या गलत कह रहा हूँ पूर्णिमा जी? नहीं बताएंगे, अवस्थी साहब बताएंगे। अरे बताइए अवस्थी अवस्थी जी साहब, क्या बताएंगे? वो तो क्यों? वो अतिरेक में आ मतलब जाते आप ही हैं, अकेले देखिए गुस्से बताएंगे, में आ बाकी जाएंगे। सब छोड़ के चले जाएं, ऐसा नहीं नहीं, कैसे? देखिए अभी गुस्से में आ जाएंगे अवस्थी जी, अरे, देखिए। अब मैं तो ये सोच रही हूँ अभी तक यश आप कैसे गुस्से में नहीं आए, क्योंकि डिबेट के मैक्सिमम 12 से 13 मिनट बाद आप फायर हो जाते हैं। आज आप अच्छे मूड में, ये अच्छी बात है। अवस्थी साहब अनम्यूट करेंगे तब सुनाई पड़ेगा क्या कह रहे हैं। आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि यश नाराज नहीं हुए, वरना मेरी अभी तक जितनी डिबेट करी सर होगी, लाइकवाइज मैं भी अभी तक यही सोच रही थी। वो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, जबकि गुस्सा होना किसी का अधिकार नहीं है और प्रवक्ता को तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी 18 जनवरी 2026 को वायनाड में एक कांग्रेस की मीटिंग हुई। अब ये गए थे नहीं गए थे ये तो ये बताएंगे। और वहां पे बाथरी घाटी के अंदर बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में ये तय हो रहा था कि क्या हालत है। और उस हालत में सबने ये तय किया कांग्रेस की मीटिंग में कि हमारी हालत अब पहले जैसी नहीं रही है। या तो ये सुनते नहीं है या आत्ममंथन नहीं करते कांग्रेस के लोग। उसमें साफ साफ कहा गया है यश कि अब केरला की स्थिति उसमें तय हुआ कि किस तरीके से हम हार रहे हैं। लोगों ने हमारे विश्वास को नहीं किया। किस तरीके से जो एलडीएफ और यूडीएफ की राजनीति है पंचायतों में, वहां से निकलकर एनडीए के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इंटर कर रहे हैं। लोगों की विचारधारा भगवान से जुड़ रही है और वापस वो एक विकसित भारत की तरफ जाना चाहते हैं। ये सब चर्चा हमने नहीं करी, आपके लोगों ने करी। 18 जनवरी अभी 5-7 दिन पहले की बात है। तो मैं ये कहता हूं कि आपका जो आत्ममंथन है, आत्मचिंतन है 18 तारीख का, उसी को समझ लो। मेरे को क्यों बताने की जरूरत पड़ती है किस तरीके से आपने गांधी परिवार के कारण बड़े बड़े नेता को साइडलाइन कर रखा है। कोई भी व्यक्ति कांग्रेस के अंदर नाराज है यदि वो कहते हैं कि हमको संघ से सीखना चाहिए, दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट है, तब भी आप कुछ नहीं कहते। उन्होंने बताया संगठन कितना कमजोर है, ये भी बात नहीं समझते आप कमजोर संगठन में कमजोर नेता के साथ आपको लगता है कि हम बहुत दिन चल लेंगे। तो वो तो गांधी जी कह गए थे कि 1947 में जब देश आजाद होगा तभी कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। आपने नहीं खत्म किया, बाकी बचा खुचा है तो हम 2047 तक खत्म कर देंगे। ये बिल्कुल क्लियरिटी से बात कह रहा हूं मैं। क्योंकि आपने कहीं पर भी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे। ठीक है, 30 सेकंड्स। आपने एक सेंटेंस दिया, अभी कल बोल रहे थे कौन सा राम ले लीजिए, जब आप ले कैसा राम जी, अवश्य वहां पे जब तमिलनाडु के लोग बोल रहे थे
कि भारत के उत्तर भारत के लोग आके हमारा टॉयलेट साफ करते हैं, तब आपके मुंह से नहीं, और एक ट्विटर नहीं निकला। और इसमें कॉन्ट्रोडिक्टरी बात फिर ये भी आती है ना यश, की तमिल संस्कृति की बात करने वाले किसी और संस्कृति और उस पर सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं? बार बार इस बात को एक एंटी सेंटिमेंट बिल्डिंग के तौर पर तो देखा ही जाएगा ना। यश 30 सेकंड्स में काउंटर रखेंगे जो अवस्थी जी ने कहा। मुझे नहीं पता पूर्णिमा जी आप मुझे किस संस्कृति के खिलाफ बताना चाह रही हैं। मैं ये जरूर बताऊंगा आपको नहीं, मैं तो डीएमके की बात कर रही हूँ। हाँ, अभी साथी हैं आप तो इसीलिए आपके पास आ जाता है। अभी अवस्थी जी ने कहा कि भाई केरला जो है वो धर्म में जा रहा है, तो धर्म में सबसे बड़ा ग्रंथ है वेद, हिंदू धर्म में, और उन वेदों में ये लिखा है कि जो शासक अपनी प्रजा से झूठ बोले वो शासन के लायक है ही नहीं। और इस दुनिया के सबसे बड़े झूठे जब नाम लेके जाएंगे तो एक बहुत बढ़िया आदमी का नाम आएगा, वो नाम आप लोग समझ चुके हैं, शुभेंदु जी की मुस्कुराहट बता रही है, तो समझ के चलिए केरला में इतना आसान नहीं है। ये जहर है तुम्हारा। कमाल है, कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बीजेपी वाले बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता है पार्टी में ये बात हो रही है। मतलब ये डूम्सडे कल्ट लाते कहां से हैं आप शुभेंदु जी? ये कपोल कल्पनाएं, ये कॉन्सेप्ट, मतलब गोला बना के घोड़ा बादाम छाई खेलना और कहानियां लिखना, इसके अलावा 100 साल में कुछ नहीं किया आपने। प्रधानमंत्री को नहीं मालूम है कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? प्रधानमंत्री सिर्फ फीते काटते भाग रहे हैं यहाँ से वहां और कांग्रेस को कोस रहे हैं। और आप इसी में खुश रहो, पता नहीं आप भारतीयों में खुश रहो, अपने आप को खुश रहो ना। आप हर जगह हार रहे हो, मान ही नहीं रहे हो, आज भी नहीं मान रहे हो। मैं अपनी कुर्सी से उचक में नहीं रहा हूँ शुभेंदु जी, मैं अपनी कुर्सी पे वैसा बैठा हूँ, आप कुर्सी पे बैठे बैठे ऊपर नीचे हो रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप मानने को कैमरा भी जूम कर रहा है देखने के लिए, वेरीफाई कर रहा है आपको, तो करेगा, हमको तो ग्लोरीफाई करता ही है। मैं तो ये कह रहा हूँ, अच्छी बात ये है कि आपको कैमरा जूम आउट करने में तो आगे दिक्कत नहीं पीछे हो होती, जाएगा तो चल जाएगा। करो तो बड़ी दिक्कत हो ये जाती। फ्रेम तो जूम इन जूम आउट हो जाएगा तो चल जाएगा, पॉलिटिकल फ्रेम से कांग्रेस आउट हो जाएगी तो कैसे चलेगा? और कभी नहीं होगी आपने बिना पूर्णिमा जी, नाम लिए, कभी नहीं होगी, आपने नाम लिए कह दिया कि आपने बिना नाम लिए कह दिया और ये बता दिया कि मोदी जी का नाम कहाँ लिखा जाएगा। लेकिन इसके अलावा साथ साथ ये भी सोच लेती कांग्रेस की फिर राहुल गांधी का नाम कहाँ लिखा जाएगा, समझना तो ये भी पड़ेगा। राहुल गांधी जी का नाम देश में पैदल चलने वालों में लिखा जाएगा, देश के हर गरीब अब सब कांग्रेस ही तय कर लेती तो कांग्रेस तीन बार से सत्ता से बेदखल नहीं होती ना। सब कांग्रेस ही तय करती और सब कांग्रेस के तय करने के हिसाब से होता तो 3 टर्म से सत्ता से बेदखल नहीं होती। राज्यों में कांग्रेस मुक्त नहीं नजर आते राज्य फिर पार्टी को पैदल करने में। यस भाई, पार्टी को पैदल कर दिया राहुल गांधी जी ने। ठीक है ऋषि जी 30 सेकंड्स पार्टी को पैदल करने में। फिर उसके बाद सौरभ जी, रंजन जी आपके पास भी आ रहे हो। ऋषि जी 30 देखिए पूर्णिमा जी, चैलेंज जो है इन 5 राज्यों में, साउथ की बात करें तो बीजेपी के लिए है, एआईडीएमके के लिए। केरला में जो सर्वे अभी हुए हैं कई तमाम न्यूज एजेंसियों के, मैं सर्वे से जुड़ा हुआ हूँ, करीब 33% जो है यूडीएफ को मिल रहे हैं, 29% एलडीएफ को मिल रहा है, 18 से 19% एनडीए को मिल रहे हैं। ठीक है। और जैसे जैसे एजवा जाति जो है जो 23% के आसपास है, सबसे मजबूत ओबीसी हिंदू माना जाता है, उसमें यदि लेफ्ट के वोट में बीजेपी सेंध लगाती है तो उसका भी फायदा यूडीएफ को मिलेगा। ठीक है। यही स्थिति आपको साउथ में तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस सर्वे गठबंधन। लेकिन हो सकता है ना सौरभ जी कि ये, रंजन जी आपसे लास्ट फाइनल क्लोजिंग कमेंट लूंगी। सौरभ जी ये संभव नहीं है कि हो सकता है कि भाई तैयारी अभी की ना हो? तैयारी तो एक लंबे समय से चल रही है ना, तैयारी 2029 की हो, तैयारी हो उन लोकसभा सीटों के लिए जो पार्टी को ओवरऑल एक बड़ा वोट परसेंटेज भी देगी और सीटें भी देगी। देखिए पूर्णिमा जी, वरिष्ठ पत्रकार को बहुत ज्यादा चिंता है उनको कि 5 राज्यों में बीजेपी क्या करेगी। एक उसमें पौंडीचेरी का नाम ले रहे हैं, पौंडीचेरी में कोलैबोरेशन में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सरकार है, मैं बता दूं वहां पे। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, भारतीय जनता पार्टी उस चिंता को लेकर के मेहनत कर रही है और परिणाम जो है वो मेहनत करेगी, परिश्रम करेगी तो परिणाम भी आएगा। लेकिन मैं उस पार्टी के बारे में सोच रहा हूं जिसको बना बनाया भारत मिला था, उस बने बनाए भारत को जिसने जातियों में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया, भाषाओं में बांट दिया, हमारी जमीनें चाइना को दे दी, पाकिस्तान के साथ क्या हाल हुआ, उसको ये चिंता करनी चाहिए कि आज वो भारत के नक्शे पर सिमट करके कहां से कहां पहुंच गई है। राहुल गांधी जी पैदल नहीं चल रहे, कांग्रेस पार्टी को पैदल राहुल गांधी ने कर दिया है। ये सोचने का विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है कि राहुल गांधी जी को चिंतन नहीं कर पा रहे लोग। राहुल गांधी जी को सत्ता के शिखर पर बैठाए हुए हैं और उनके ऊपर चिंतन करके तुरंत आपको बदलना चाहिए, अपना नेतृत्व बदलना चाहिए। जितने भी कांग्रेस के शुभचिंतक हैं वो यही कहते हैं कि राहुल गांधी जी को पार्टी से हटा देना चाहिए, प्रियंका गांधी जी को नेतृत्व दे देना चाहिए, लेकिन नहीं कर सकते, वो ये नहीं कर सकते। रंजन जी क्लोजिंग कमेंट। 30 सेकंड्स में काउंटर रखेंगे। फिर उसके बाद सौरभ जी, रंजन जी आपके पास भी आ रहे हो। ऋषि जी 30 सेकंड्स। रंजन जी क्लोजिंग कमेंट। 30 सेकंड्स।
पूर्णिमा जी, ये अभी कह रहे थे हमारे कांग्रेस के भाई की सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे थे। इससे बड़ा झूठ पूर्णिमा जी क्या हो सकता है कि ईवीएम देश में सबसे पहले अगर कहीं आया तो केरला में आया, और केरला में लगातार यूडीएफ एलडीएफ की सरकार बनी हुई है, ये आपको मालूम है। देश का पहला लोकसभा का चुनाव 2004 में हुआ ईवीएम के माध्यम से, कौन जीता सब जानता है। 2009 में फिर से ईवीएम का दूसरा चुनाव होता है, कौन जीता ये मालूम है। तो ईवीएम के झूठ को लेकर जिस तरीके से भारत के लोकतंत्र पर सवाल सिर्फ ये भारतीयों के बीच में नहीं उठाते हैं, बल्कि जाके ये विदेशी प्लेटफॉर्म पे उठाते हैं, तब शर्म से झुक जाती है हमारे देश के लोगों का सर। इनको पता नहीं है कि जिस तरीके के मानसिकता का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, जितने बड़ी विरासत के मिली थी इनको, अपने विरासत से एक एक ईंट चिपकाते थे। आज इनको बिहार में 5 थे तो कहीं 0 पे, आज 11 राज्यों में 0 पे अटके हुए हैं, कहीं खाता नहीं खुल रहा है, कहीं जमानत जब्त हो रहा है। क्षेत्रीय पार्टी से भी बुरी हाल हो गई। मेरे पास टाइम नहीं है, आपको 10 सेकंड दे रही हूँ, अगर आप 2 लाइन में कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे तो। पूर्णिमा जी, सिर्फ इतना कि मेरे बिना बोले सब पहचान गए कि मैं किस झूठे की बात कर रहा हूं, हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैंने नाम नहीं लिया। पहचानने की कोई बात ही नहीं है। Certain answers are obvious that are coming यही from केरला की Congress. जनता देख रही है, यही केरला की जनता देख रही है। From Congress, तो इसमें कुछ ये तो अंडरस्टूड सी चीजें हो गई ना। कांग्रेस और नहीं, क्या नहीं, कहेगी? नहीं, नहीं, कांग्रेस ये ऐसा थोड़ी थोड़ी कहेगी कि होता जी है। हम अरे राहुल नहीं। गांधी का नाम नहीं ले रहे नहीं, हैं, नहीं, लेकिन हम इसके बारे में ऐसा नहीं होता है। Certain things are obvious. कांग्रेस और क्या बोलेगी ये बताइए ना। कोई इसमें, अरे कोई इसमें सर कोई साइंस थोड़ी है कि कांग्रेस क्या कह रही है ये समझना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। अवस्थी साहब, 10 सेकंड। गलत बात है। कोई बात नहीं, अवस्थी साहब। अवस्थी जी फिर कुर्सी पे ऊपर नीचे हो रहे हैं। अवस्थी जी अनम्यूट। कुर्सी है तो सही उनके पास, कुर्सी है तो सही उनके पास। तो आप क्या सरिया पे बैठे हुए हैं जी? नहीं, हमारे पास भी कुर्सी है भाई। मेरी बात कर रहे हैं आप सुनिए, यार। हम तो मोदी जी और भाजपा पूरे देश में 2047 के लिए विकसित भारत के लिए कोशिश कर रही है, और हम अपने ध्येय पे आगे बढ़ रहे हैं। देश को आगे ले जाने का हमारा उद्देश्य है। इसमें सरकारें भी बनाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जस जी, इसमें आप चिंता ना करो, आने वाले समय पर कौन इतिहास होगा ये आप देख लेना। तो मिशन दक्षिण की जो दहाड़ है वो सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित फिलहाल तो नहीं नजर आ रही है, लेकिन एक सियासी मिजाज की तरफ जरूर इशारा कर रही है, जो क्या साउथ में करवट लेने की तैयारी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभेंदु शेखर जी, यश श्रीवास्तव जी, ऋषि जी, आपका भी शुक्रिया, सौरभ दुबे जी, रंजन जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े।